दोस्तों, पठान मूवी आप सबने देखी होगी और उसका डायलॉग भी आपको याद होगा कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए भी है। मौसम बिगड़ने वाला है मतलब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लो मगर कि एक ही जगह पर आप बैठ जाओ और आप घूमना फिरना छोड़ो और पढ़ाई पे फोकस करो। बड़े देर से, आप बड़े सालों से आप इस एग्ज़ाम की मेहनत कर रहे हो, तो अब ये मेहनत ज़ाया ना जाए। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। आज हम क्वेश्चन नंबर 291 से शुरू करेंगे और 20 क्वेश्चन आज भी हम कवर करेंगे। ये पीडीएफ जो है ये आपको क्वींस कॉमर्स जोन की ऐप में मिलेगी और इसी ऐप में आपको 10 टेस्ट ऑफ अकाउंटेंसी के भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी अब उस ऐप में अवेलेबल है। तो आप उस ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें ले सकते हो। दोस्तों, आने वाले समय में भी कुछ वैकेंसीज़ आने वाली हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे मेरे साथ जुड़ें जिनको कुछ पढ़ाने का एक्सपीरियंस है या जिनकी जो सब्जेक्ट है उस पर पकड़ अच्छी है, ताकि वो भी चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा सकते हैं। हालांकि पेमेंट उनको कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ाने का मैं खुद कुछ चार्ज नहीं करता, तो मैं उनको भी नहीं दूंगा। तो अगर वो सोशल काज के लिए जुड़ना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप उसमें जो है कॉल करके आप अपने बारे में बता दें और चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आने वाले समय के लिए जो वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 291 से शुरू करते हैं। 291 क्वेश्चन, डैश इज डिटेल बजट ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश एक्सपेंडिचर इनकॉर्पोरेटिंग बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स। तो जो एक डिटेल बजट होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट का, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उस बजट को हम क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर हम कैश की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट्स और पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो कैश बजट ही होगा। सो ए इज़ द राइट आंसर, कैश बजट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 292 देखते हैं। डैश इज ए समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट इन कैप्सूल फॉर्म। दोस्तों, फंक्शनल बजट मतलब क्या? फंक्शनल बजट मतलब जो भी हम काम करते हैं बिजनेस में उसके लिए पहले से जो बजट बनाते हैं, जैसे सेल बजट बना लिया, परचेज बजट बना लिया, कॉस्ट बजट बना लिया, ये सारे फंक्शनल बजट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो इनके जो एक कैप्सूल फॉर्म में मतलब जो सब बजट्स को, सब फंक्शनल बजट को इंक्लूड करे, उस बजट को हम क्या बोलते हैं? उस बजट को हम बोलते हैं मास्टर बजट। सो बी इज़ द राइट आंसर। पहले वाले में था ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 293 और क्वेश्चन है, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन केस वेजेस आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस। देखिए, आपको पहले कहा था कि अगर कोई फिक्स एसेट या हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उस जो एसेट है उसी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ अगर हम बिजनेस प्रीमिसेस की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे हम प्रीमिसेस अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो याद रखना, किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या बिल्डिंग खरीदी या कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर आया, उस केस में उस एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं किया जाता, उस एसेट के नाम को ही हम डेबिट करते हैं। तो हमें किसको डेबिट करना है? प्रीमिसेस को। और किसको क्रेडिट करना है? कैश को। तो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड प्रीमिसेस अकाउंट इज डेबिटेड। तो कैश एंड प्रीमिसेस, बी इज द राइट आंसर। हाँ, आंसर की में शायद इसका आंसर गलत दिया, सी गलत है, आंसर इसका सही है बी, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड प्रीमिसेस अकाउंट इज डेबिटेड। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 294, पोस्ट डेटेड चेक्स आर कंसिडर्ड। पोस्ट डेटेड चेक कौन से होते हैं? जिनकी डेट जो है अभी आना बाकी है, यानी आज आपको कोई चेक मिला 2 या 3 दिन के बाद का, उसको हम पोस्ट डेटेड चेक बोलेंगे। तो उनको हम क्या मानते हैं? उनको हम अकाउंट्स रिसीवेबल मानते हैं। वो पैसा जो हमें अभी रिसीव होना है, कैश नहीं मान सकते क्योंकि चेक है, बैंक बैलेंस नहीं मान सकते क्योंकि बैंक बैलेंस का मतलब बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस, वो अभी चेक पोस्ट डेटेड है, मतलब अभी आपके पास आना, उस चेक का क्लियर होना अभी बाकी है क्योंकि अभी उसकी डेट हुई नहीं है। सो उसको हम मान लेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज, विच बजट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट डिपेंड ऑन इट। कौन सा बजट है जो पहला स्टेप होता है किसी भी बजटरी सिस्टम में और बाकी सारे बजट उसको फॉलो करते हैं? तो सिंपल, सबसे पहला जो इसमें बजट होगा दैट इज़ सेल्स बजट। जब हम सेल बजट बनाएंगे कि हम आने वाले महीने में कितने एक्सपेक्टेड सेल्स करने वाले हैं, उसी के हिसाब से हम फिर प्रोडक्शन बजट या बाकी के बजट्स बनाते हैं। तो पहला बजट रहेगा सेल बजट, क्योंकि सेल बजट के बाद हम बनाएंगे प्रोडक्शन बजट, और कैश बजट तो जब हम कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, कुछ इनकम एक्सपेंसेस होंगे, उसके बाद ही बनता है। सो पहला रहेगा सेल्स बजट। तो ये पहला स्टेप है बजटरी सिस्टम में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे,
वट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से कौन से एक्सपेंस पे किए जाते हैं? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में से तो सारे एक्सपेंस पे किए जाते हैं। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्ट एक्सपेंस पे करते हैं। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो उसमें हम सेलिंग एक्सपेंस भी निकालते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस भी निकालते हैं, जनरल एक्सपेंस भी निकालते हैं। इसलिए आंसर रहेगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट। ये भी वैसे नॉलेज के लिए याद रख लो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब एक्सपेंस निकालने के बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज इन कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ 5000 आर नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक में बैंक चार्जेस जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, नेम द करेक्ट कैश बुक एडजस्टमेंट। देखिए हम जो कैश बुक बनाते हैं, आप सबको पता है कि 2 कॉलम, एक कैश का एक बैंक का, ये डेबिट साइड आ गई, और एक इधर बनता है कैश का और बैंक का, ये क्रेडिट साइड आ गई। यहाँ पर हम रिसिप्ट लिखते हैं, जो पैसा आया वो यहाँ पर हम पेमेंट लिखते हैं। तो अगर बैंक चार्जेस, यानी बैंक ने हमारे कुछ पैसे काटे, हमारे अकाउंट से चार्जेस काटे और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, यानी हमने एक तरह से हमारी पेमेंट हो गई बैंक अकाउंट से, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इस तरफ हम लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस। तो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैश बुक, इट विल बी डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में ही इसकी एंट्री होगी, नो डाउट, लेकिन कहाँ? क्रेडिटेड या डेबिटेड? तो ये क्रेडिट होगा। इसका भी आंसर शायद पीछे गलत दिया, डेबिटेड लिखा है। क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि जितनी भी हम पेमेंट करते हैं, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो चाहे चेक की फॉर्म में हो, तो जितना भी कैश हमारा घटता है कैश बुक से या कैश कॉलम से या बैंक के कॉलम से, वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो अगर बैंक ने चार्जेस काटे तो हमारी जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो कम हो जाएगा, यानी एक तरह से पेमेंट है, और पेमेंट हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर आएगा वो पेमेंट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कैश बुक को हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 298 अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इन नेटवर्थ मेथड ड्राइंग इज एडिड विद। नेटवर्थ मेथड में ड्राइंग्स को हम कहाँ ऐड करते हैं? तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो ड्राइंग्स को हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं और उसका नेटवर्थ मेथड से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ड्राइंग्स को ऐड कब किया जाता है? जब हम क्लोजिंग कैपिटल लेके शुरू करते हैं। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 299, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इनमें से कौन सा है जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है? आरबीआई, सेबी, इरडा या सिबल? तो आंसर रहेगा बी, यानी सिबल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 80,700, ओपनिंग स्टॉक इज 5,800, क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000, देन द अमाउंट ऑफ परचेज। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला समझिए आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं, फिलहाल नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे पूरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मतलब कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब डायरेक्ट एक्सपेंस इस क्वेश्चन में दिए नहीं है तो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 80,700 है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 5,800 है, परचेज हमें निकालनी है, एज इट इज़ ले लेते हैं और माइनस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 6,000 का, ठीक है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो 80,700, 5,800 में से 6,000 अगर हम माइनस करेंगे तो -200 बचेगा, और -200 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +200 हो जाएगा। इस इक्वल टू हमारी क्या बन जाएगी? परचेज, मतलब 80,900 की हमारी क्या है? परचेज। सो आंसर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। एक्सपेक्टेड रेंट किसके बराबर होता है? फेयर रेंटल वैल्यू या म्यूनसिपल वैल्यूएशन, या लोअर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू, या हायर ऑफ फेयर रेंटल और म्यूनसिपल वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंटल बेसिकली क्या होता है? म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं फेयर रेंटल वैल्यू के साथ, और इनमें से जो हाई वाली फिगर है वो ले लेते हैं, जो भी हाई होगी, और फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इनमें से लेते हैं विच एवर इज लेस। इन दोनों में से लेते हैं विच एवर इज लेस, तो वो हमारी बन जाती है ERV। सो आंसर रहेगा हायर ऑफ फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, यानी मैक्सिमम कितना? जितना स्टैंडर्ड रेंट है। तो इन दोनों में से कंपेयर करके जो भी कम होगी हम वो ले लेंगे, दैट विल बी अवर एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 302, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, एनुअल इन्फॉर्मेशन, नॉट। बुक कीपिंग हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो है वो बताती है। आप सबको पता है कि बुक कीपिंग में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और समराइजिंग, ये सब बुक कीपिंग में आता है। उसके बाद की सारी जो चीज़ें हैं
वो आती हैं अकाउंटिंग में, ठीक है। तो बुक कीपिंग हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। चलिए जी, नेक्स्ट इज द सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज, सेल्स को हम और किस नाम से जानते हैं? ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न, टर्नओवर या परचेज रिटर्न। ट्रांजैक्शन का मतलब तो दो लोगों में लेन देन। सेल्स रिटर्न जब हम बेची हुई चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और सेल्स को किस नाम से भी जाना जाता है? टर्नओवर के नाम से भी। सो सी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। मुझे लगता है ये तो सबको आता होगा कि किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रोपराइटर को बिजनेस का एक क्रेडिटर मान लिया जाता है, यानी एक लेनदार मान लिया जाता है जिसने बिजनेस को लेंड किया हुआ है। तो वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसने ये कहा कि ओनर अलग और बिजनेस अलग है। नेक्स्ट इज एसेट्स इंक्रीज्ड बाय। एसेट्स कब इंक्रीज होते हैं? ऑप्शंस आर सेलिंग गुड्स फॉर कैश। देखिए, अगर हमने कैश में गुड्स बेची तो हमारे पास कैश आएगा और उतने की गुड्स चली जाएंगी, तो एसेट्स में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मान लो हमारे पास 500 कैश आया तो 500 की गुड्स चली गई, तो 500 प्लस 500 माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ा। सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर हम गुड्स क्रेडिट में बेचेंगे तो हमारी गुड्स कम हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और जो है हमारे डेटर्स जो है बढ़ जाएंगे, यानी अगेन एक एसेट कम और एक बढ़ जाएगा विद द सेम अमाउंट, तो नेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मशीनरी परचेज फॉर कैश, अगर हम मशीनरी कैश में खरीदेंगे तो हमारे पास मशीनरी आ जाएगी, एक एसेट आ जाएगा, एक चला जाएगा, अगेन नेट कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हमने मशीनरी परचेज की क्रेडिट पे तो हमारे पास एसेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने उधार लिया है तो हमारा दूसरा एसेट यानी कैश नहीं जाएगा, जबकि एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एसेट कब इंक्रीज होगा? जब हम मशीनरी क्रेडिट में खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटेंट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इंटरेस्ट पे टू अली शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने अली को इंटरेस्ट दिया तो जब भी कोई हम किसी को पेमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जैसे इस केस में इंटरेस्ट है, तो उस एक्सपेंस को ही हम डेबिट कर लेंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। और अगर पूछा जाता है कि क्रेडिट किसको करते तो देन इन दैट केस कैश अकाउंट हमारा आंसर रहता। फिलहाल डेबिट किसको करना है? दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी इन ऑर्डर ऑफ अक्यूरेंस, जब हुई तभी रिकॉर्ड करनी है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड। कैश डिस्काउंट कब दिया या लिया जाता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट समय। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि विद इन टाइम अगर कोई हमें पेमेंट करे, उस वक्त हम किसी को जो डिस्काउंट देते हैं या फिर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट की कंडीशन होती है कि विद इन टाइम अगर आपको कोई पेमेंट मिले या आप किसी को पेमेंट दो, उस वक्त आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसी को कैश डिस्काउंट कहते हैं। सो आंसर इज प्रॉम्प्ट पेमेंट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो गया। नॉट ए पार्ट ऑफ कैश बुक, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट ए पार्ट ऑफ पासबुक। एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होती है जो हमारे कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके पास उसको पासबुक के साथ रिकॉन्साइल करती है। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज, इन सिंगल एंट्री सिस्टम नेटवर्थ मेथड इज आल्सो कॉल्ड है। सिंगल एंट्री सिस्टम में नेटवर्थ मेथड को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, जिसमें हम बनाकर बैलेंस शीट बनाकर ओपनिंग या फिर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी कहते हैं। तो ये थे आज के एमसीक्यूज दोस्तों। नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज हम कल डिस्कस करेंगे। आप उनको बेशक पढ़ के रखो, आप अपने आंसर्स दे के रखो। कल मैं उन आंसर्स को आपको एक बार यहाँ पे उन आंसर की डिस्कशन कर लेंगे, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।